नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलाभ फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। उसके जो सिम्टम्स हैं और जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होती है वो सारी ऑलरेडी हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। एक शॉर्ट में ये एक क्रोनिक डिजीज़ है, सिस्टमिक डिजीज़ है, यानी पूरे बॉडी को इफेक्ट करता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी बॉडी खुद अपने बॉडी पार्ट के अगेंस्ट में रिएक्ट करता है, जिसमें जॉइंट्स में साइनोवियम के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाता है। और इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है, यानी जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन होती है। जो इसकी ट्रीटमेंट होते हैं, इसकी अगर दवाइयों को हम देखें तो दवाइयों को हम 5 पार्ट में बांट सकते हैं। अभी हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन यूज होते हैं वो NSAID कहे जाते हैं, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये चूँकि इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, इन्फ्लामेशन अच्छी खासी होती है, तो इन्फ्लामेशन को और पेन को और स्वेलिंग रोकने के लिए NSAID शुरू के स्टेज में दिए जाते हैं, जिसमें जैसे डाइक्लोफेनेक हो गया, सिलिकॉक्सिब होगी, इटारिकॉक्सिब होगी, ढेर सारी दवाइयाँ हैं, नेप्रोक्सेन वगैरह। डॉक्टरों की पसंद के हिसाब से अलग अलग दवाइयाँ यूज़ होती हैं। पेन के लिए सैलिसिलेट्स दिया जाता है बहुत ही कॉमनली। तो ये तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन होगी जो यूज़ होती है NSAID। दूसरा जो यूज़ होता है वो स्टेरॉइड्स यूज़ किया जाता है। स्टेरॉइड शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, या कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई जैसे नर्व वगैरह की इन्वॉल्वमेंट हो, या अर्थराइटिस म्यूटिलेंट्स हो, जिसमें सारे जॉइंट जो है डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और जब बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हो या लंग्स या कार्डियक के इन्वॉल्वमेंट हो गई हो, तब स्टेरॉइड दिया जाता है। इनिशियली जब हम अर्थराइटिस के लिए देते हैं तो ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, जो धीरे धीरे हम स्टेरॉइड को टेपर करके बंद कर देते हैं। तीसरी दवा जो सबसे कॉमनली यूज़ होती है, जो थर्ड ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, उन्हें हम DMARD कहते हैं, यानी डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। इसके जब हम गोल की बात करते हैं, इसके ट्रीटमेंट के जो हमारे गोल होते हैं वो 5 होते हैं, जो डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स होते हैं। नंबर 1 कि पेन में रिलीफ मिले, पेशेंट का पेन ख़त्म हो, स्वेलिंग ख़त्म हो, फंक्शनल स्टेटस जॉइंट्स का मेंटेन रहे, यानी जॉइंट ख़राब ना हो, वो वापस फंक्शन नॉर्मली करती रहे। जो जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, जो फ्लूइड बन रहा है ज़्यादा, वो सारा सूखे और जॉइंट्स नॉर्मल की तरफ आए। चौथा, सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट ना हो, यानी कि हार्ट, लंग्स, नर्व्स ये सारी इन्वॉल्व ना हो, और जो डिजीज़ की प्रोग्रेशन है वो प्रोग्रेशन जो है स्लो हो जाए या रुक जाए। सबसे लास्ट जो हम इसको यूज़ करते हैं DMARD को, उसका एक गोल होता है कॉम्प्लिकेशन को रोके, यानी पूरे डिजीज़ को ये कंट्रोल करता है। ये दवा लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है। जो डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स हैं, इसमें जो मेन ड्रग यूज़ होती है वो होता है मीथोट्रेक्सेट, जो सबसे कॉमनली यूज़ होता है। इसके साथ या तो सल्फासालाजीन ऐड करते हैं, या कुछ लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रेफर करते हैं। चौथी मेडिसिन जो यूज़ होती है वो होती है लेफ्लुनामाइड, जो काफ़ी कॉमनली यूज़ होती है। और पांचवा आता है एज़ाथायोप्रिन। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इन दवाइयों की क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन ये याद रखें कि दिस इज़ द थर्ड ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो यूज़ होते हैं, वो मिथोट्रेक्सेट, सल्फासालाजीन, लेफ्लुनामाइड, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड एज़ाथायोप्रिन। चौथा ग्रुप जो आज की डेट में यूज़ होता है उसे बायोलॉजिक्स कहते हैं। ये बायोलॉजिक्स चूँकि नई मेडिसिन हैं, इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि ये क्या है। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोटीन होते हैं, और ये सारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे जो ऑटो इम्यूनिटी हो रही है उस चीज़ को ये रोक सके। ये बायोलॉजिक्स जो है वो कोई भी स्पेसिफिक पार्ट पे ज़ीरो इन करता है, ज़ीरो इन करके वहाँ की इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को रोकता है। इसलिए बायोलॉजिक्स आज की डेट में ट्रीटमेंट में काफ़ी तेज़ी से आते जा रहे हैं। इनकी बस एक प्रॉब्लम है कि ये महंगे बहुत होते हैं, तो प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिसकी वजह से बायोलॉजिक्स इंडिया में लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए एक दूसरा ग्रुप आ रहा है जो बायोसिमिलर कहे जाते हैं, जो बायोलॉजिक्स की तरह ही होते हैं, इसीलिए बायोसिमिलर कहा जाता है। लेकिन वो चूँकि लैब में बनते हैं, इसलिए वो थोड़े से इससे प्राइस में सस्ते होते हैं। शॉर्ट में हम चलते हैं कि बायोलॉजिक्स में कौन कौन से ग्रुप आते हैं। जो 2-3 ग्रुप की मैं बात करूँगा,
एक तो होता है बीटा सेल इनहिबिटर यूज़ होते हैं, जो बीटा सेल होता है जो आईजीजी या आईजीएम बनाता है इम्यूनिटी के लिए, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। दूसरा जो केमिकल रिलीज होते हैं जिसकी वजह से जॉइंट्स वगैरह डैमेज होते हैं, इंटरल्यूकिन 1 जो बनता है, तो इंटरल्यूकिन 1 ब्लॉकर यूज़ होते हैं। तीसरी ग्रुप आती है जो इंटरल्यूकिन 6 और 17 को रोकते हैं। चौथा ग्रुप होता है जो जैक इनहिबिटर कहे जाते हैं, जो अब बायोसिमिलर के रूप में काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं और ये काफ़ी सस्ते होते हैं। जैनस कैनेज इनहिबिटर्स, जैक इनहिबिटर, ये इंडिया में आज की डेट में अवेलेबल हो गए हैं। पांचवा ग्रुप जो होता है वो टी सेल इनहिबिटर होता है, कि जो टी सेल की वजह से प्रॉब्लम होती है उसको ये प्रिवेंट करता है। और छठा ग्रुप होता है जो कहा जाता है टीएनएफ इनहिबिटर या टीएनएफ ब्लॉकर, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ब्लॉकर। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसमें इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 17, टीएनएफ वगैरह होते हैं जो जाकर जॉइंट को डैमेज करते हैं। तो नेचुरली अगर इनके इनहिबिटर को हम लेते हैं तो जॉइंट्स काफ़ी हद तक बच जाते हैं। जो दो काफ़ी ड्रग्स नए आए हैं इस ग्रुप में और कई नए आते जा रहे हैं, लेकिन जो दो ग्रुप सबसे यहाँ पे इंडिया में कॉमनली यूज़ होते हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, एक तो है एडेलीबुमैब जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, दूसरा टोफासिटिनिब। टोफासिटिनिब अभी हाल में आया है और ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, ये 30 रुपये की एक गोली पड़ती है, सुबह शाम खानी पड़ती है। जो इसके पहले जितने भी ये बायोलॉजिक्स आए थे वो सारा ट्रीटमेंट लाख 1.5 लाख रुपए का हर साल का पड़ता था, लेकिन अब ये टोफासिटिनिब के आने के बाद से ट्रीटमेंट का प्रोसीजर काफ़ी चेंज हो गया है और ये मिथोट्रिक्सेट के साथ में हम यूजुअली कॉम्बिनेशन में देते हैं। कई बार डिफॉर्मिटी काफ़ी होती है या कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, तब हमें सर्जरी करनी पड़ती है। जैसे सर्वाइकल स्पाइन, यहाँ गर्दन में सबसे ऊपर का जो जॉइंट होता है एटलांटो एक्सियल जॉइंट कहा जाता है, कई बार ये सबलक्सेट कर जाता है, ये अपनी जगह से खिसक जाता है, जिसकी वजह से कई बार कॉर्ड पे भी प्रेशर आ जाता है, जिससे हाथों पैरों में पैरालिसिस हो जाती है। कई बार लाइफ का भी रिस्क हो जाता है, तो उसे फिक्स करना पड़ता है। वैसे ही जब साइनोवियम काफ़ी बढ़ जाता है तो आर्थोस्कोपिकली कई बार वो साइनोवेक्टमी की जाती है इनिशियल स्टेज में। जब जॉइंट्स काफ़ी ख़राब हो जाते हैं तो जॉइंट रिप्लेसमेंट करना होता है। अगर नर्व कहीं कंप्रेस हो रहा है, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया या अल्नर नर्व पाल्सी हो रही है, तो ये नर्व डिकम्प्रेशन करना पड़ता है। हाथों पैरों में जो डिफॉर्मिटी आती है उसका भी ट्रीटमेंट जो परमानेंट आ चुकी है, सर्जरी होती है जो करेक्शन की जाती है, जो की तो जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होता। तो आज की डेट में भी अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट का मेन स्टे मेडिसिन्स हैं। ये जो मेडिसिन्स होती हैं ये दो धारी तलवार होती हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी को रोकती हैं और इनका लीवर किडनी सब पे असर आता है। लेकिन ये दवाइयाँ ज़रूरी हैं, अगर दवाइयाँ मरीज़ ना खाए तो बेड रिडन हो जाएंगे। इसलिए हर 3 से 6 महीने पे हम सारा ब्लड टेस्ट करवाते हैं और ब्लड टेस्ट करवा के चेक करते रहते हैं। इसके अलावा एक सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट होता है जो हम देते हैं। इन पेशेंट्स में कई बार देखा गया कि कैल्शियम विटामिन डी वगैरह की भी कमी होती है, तो एज ए सप्लीमेंट कैल्शियम विटामिन डी भी देना पड़ता है। अगर माइक्रोसिटिक एनीमिया हो तब आयरन देते हैं, नॉर्मोसिटिक एनीमिया हो तब आयरन का कोई रोल नहीं होता। तो ये ट्रीटमेंट है जो लाइफ लॉन्ग लेनी होती है। सारी दवाइयाँ हर 3 से 6 महीने पे ब्लड टेस्ट करवाते रहना पड़ता है, इसको सर्वे करते रहना पड़ता है। ये बीमारी कंट्रोलेबल है, क्योरेबल नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझना होगा कि ये दवाइयों से कंट्रोल होती हैं, इसलिए दवाइयाँ हमेशा खाते रहना पड़ता है। दवा खाना कभी नहीं छोड़ेंगे और टाइम पे टेस्ट करवाते रहेंगे और नॉर्मल लाइफ लीड करें। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम चर्चा करेंगे विटामिन B12 का बोन्स पे क्या इफेक्ट है। थैंक यू।